द फेडरल देश के दर्शकों को नमस्कार। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है T20 भारतीय टीम के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, उनकी बैटिंग को लेकर। क्योंकि कल जो मैच हुआ है ओमान और भारत के बीच में वो काफी रोमांचक मुकाबला रहा। हालांकि पहले से ही सबको नतीजे पता थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ओमान ने अपनी बैटिंग दिखाई और ये दिखाया कि हाँ, उनके जो खिलाड़ी हैं वो भी जो पेशेवर टीमें हैं या जो क्रिकेट की और भी बड़ी टीमें हैं उनके मुकाबले में वो बैटिंग कर सकते हैं, तो वो कल देखने को मिला है। लेकिन इस बीच जो एक बिल्कुल अजीब सी बात देखने को मिली वो ये कि भारतीय T20 टीम के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, वो कल बल्लेबाजी के लिए पिच पर नहीं उतरे। इसकी वजह क्या रही है ये जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इस समय शेखर। शेखर, ये बताएं कि कल का जो मैच रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। कल का जो मैच रहा वो किस तरीके से आपको लगा कि महत्वपूर्ण रहा है? क्योंकि ओमान बेशक एक कमजोर टीम है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से जो खेल खेला और जो अपने प्लेयर्स का चयन किया, वो आपको क्या लगता है क्या आगे आने वाले जो मैच हैं उनकी एक तैयारी रही, टेस्ट रहा अपने खिलाड़ियों का कि आने वाले बड़े मैच में कौन सा खिलाड़ी ज्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा नहीं? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, जो कैप्टन है भारतीय T20 क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो अपने फैसलों से लगातार लोगों को, दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को, फैंस को अचंभित करते हुए आए हैं। इस बार एशिया कप में कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जब आपके पास मेन बॉलिंग होती है, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, आपके पास स्पिनर्स की अच्छी पहुंच है, कुलदीप यादव है, लेकिन आप बॉलिंग ऑलराउंडर से कराते हैं। पहली बॉलिंग आप हार्दिक पांड्या को भेजते हैं। और जैसे कल फैसला लिया, बड़ा टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद हालांकि जो पिच थी वो बैटिंग के मुफीद मानी जा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनको पहले बॉलिंग लेगी भारतीय टीम और फिर आराम से चेस करेगी, लेकिन उन्होंने पहली बैटिंग ली। और उसके बाद जब पहला विकेट गिरा भारतीय टीम का, शुभमन गिल आउट हुए, तो उसके बाद संजू सैमसन आए। ठीक है, लेकिन हमेशा से सेकंड डाउन जब हमने देख रहे हैं मैचों में, जो बाकी के दो मैच भी हुए हैं एशिया कप में, उसमें सेकंड डाउन आए हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन इस दफा सूर्य कुमार यादव नहीं आके हार्दिक पांड्या आए, अक्षर पटेल आए, सारे बॉलर्स आ गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव नहीं आए। तो पूरी टीम जब ओमान के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक समय नजर आ रही थी, विकेट बैक टू बैक गिर रहे थे, उस समय भी लग नहीं रहा था कि सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं आ रहे। सब ये फैसले बड़े अचंभित कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। तो ये बड़ा लोगों को बड़ा दिक्कत हुई इस फैसले से कि अगर वो आते तो हो सकता था कि भारतीय स्कोर बोर्ड में 200 रन का जो स्कोर लगा है वो लग जाता। लेकिन काफी कम रन बना पाई, जिस तरह से 188 रन सिर्फ 12 रन का रह गया था। 8 विकेट ओमान जैसी टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो दिग्गज बल्लेबाजी विश्व में मानी जाती सबसे दिग्गज बल्लेबाजी, उसके 8 विकेट झड़ा दिए। ये सोचने लायक था, लेकिन सूर्य कुमार यादव फिर भी नहीं आए। लेकिन उन्होंने बाद में इस बात का खुलासा किया कि जो उनका मकसद था वो सारे खिलाड़ियों को जगह देना, उनको बैटिंग के लिए तैयार करना था। क्योंकि अक्सर बाकी जो हमारी टीम है, चाहे हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला, तो हमारे जो लास्ट के बल्लेबाज हैं उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आ पाई। तो जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, क्या आप चोटिल थे या आपको कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और हमने जो अगला जो मैच होना है उसको लेकर हमने आगे के जो मैचेस हैं, कभी ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हमारे विकेट जल्दी झड़ जाए, तो हमारी जो पीछे के बल्लेबाज हैं उनको एक तरह से प्रैक्टिस कराने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आखिर में आएंगे और बाकी के लोग शुरुआत में खेलेंगे। तो ये उनका जवाब था। जी अभिषेक जी। शेखर, जिस तरीके से हमें इस एशिया कप सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस होती है
महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि वो भी बड़े प्रयोग करते थे बड़ी-बड़ी सीरीज में भी। खास तौर पे उस मुकाम पर आकर जब एक निश्चिंतता हो जाती थी कि भई अब हम आगे के जो मतलब जो प्री क्वालीफाइंग मैच है वो हम उस कड़ी को पार कर चुके हैं। ऐसे कल हमें देखने को मिला कि जो प्री क्वालीफाइंग मैच है भारत उसको पार कर चुका है, और शायद यही वजह भी रही कि जो बड़े गेंदबाज हैं उनको विश्राम दिया गया, थोड़ा आराम दिया गया, और जो नए गेंदबाज हैं उनको मौका दिया गया ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस का पता चल पाए। तो इस तरीके से जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी है उसमें भी हमें ऐसा देखने को मिलता था। रही बात ये कि अगर हम ओमान की क्रिकेट टीम को लेकर बात करें तो कल जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है वो मतलब मैं अपने लिहाज से ही कहूँ तो मुझे उनका प्रदर्शन काफी बेहतर लगा। आप देखें कि 167 रन वो बना पाए हैं, यानी कि 22 रन कम रह गए जीत से, और वो भी इंडिया उनके सामने थी जो एक बड़ी टीम है। तो उस लिहाज से ओमान भी नई टीम होने के बावजूद एक अच्छी मुझे टीम वो लगी। तो आने वाले जो मैच है अब इंडियन टीम के, एक तो आप टीम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या जो कल टीम रही है उस टीम में से कितने खिलाड़ियों को आगे के जो, क्योंकि अब हर मैच महत्वपूर्ण होने वाला है इस सीरीज में, तो किस किस को मौका बेहतर मिल पाएगा, और जो सूर्य कुमार यादव हैं क्या आने वाले मैच में भी इस तरीके का कोई प्रयोग करेंगे कि खुद को बिल्कुल लास्ट 11वें नंबर तक रोक के रखें? क्या आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। एक तो जैसे कि आपने पहले कहा कि एमएस धोनी की तरह वो बिल्कुल नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं, और एक असफल कप्तान के लिए अच्छा भी होता है कि आप प्रयोग करें, क्योंकि कब कौन सा खिलाड़ी कब एज अ स्टार के तौर पर उभर के आ जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बेहतरीन कप्तान वही होता है जो नए नए प्रयोग करे कैप्टनसी को लेकर। और मुझे नहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव अब ज्यादा आगे प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, और अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कल मुझे जिस तरह से ओमान ने क्रिकेट खेला, तो या तो टीम इंडिया ने उनको थोड़ा सा हल्के में ले लिया, या फिर हो सकता है कि ओमान ने ही बेहतरीन क्रिकेट खेला। आपने देखा कि ओमान जैसी टीम ने भारत के 8 बल्लेबाज, जो दिग्गज बल्लेबाज है, उनको आउट कर दिया। वहीं ओमान के सिर्फ महज 4 विकेट ही गिर पाए। वो तो उनके जो कैप्टन है चरणजीत जी, चरणजीत, उन्होंने थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया क्रिकेट खेलने में। आपने देखा होगा यहाँ से सिर्फ महज संजू सैमसन ही हाफ सेंचुरी लगा पाए, लेकिन ओमान की तरफ से आमिर कलीम और हामिद मिर्जा, इन्होंने बहुत अच्छे, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई, अच्छे शॉट लगाए, चौवे मारे, छक्के तक देखने को मिले। थोड़ी सी कल फील्डिंग भी मुझे ढीली देखने को मिली, अक्षर पटेल ने एक कैच छोड़ दिया। तो शायद कुछ मुझे लग रहा कि ज्यादा ही हल्के में ले लिया था उनको, थोड़ा सा लग रहा एरोगेंस आ गया था या ईगो थी कि नहीं हम तो अब सुपर 4 में पहुंच चुके हैं और रोमांच से तो हम बिल्कुल आसानी से हार जाएंगे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान की थोड़ी सी किस्मत खराब रही, वो आउट सुपर 4 से बाहर हो गए, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान अभी क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से चौंका रही है अपनी क्रिकेट से, वैसी ओमान भी चौंकाएगी। ओमान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, तो वहीं पर को भारत ने समझ जाना चाहिए था कि इस टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने हल्के में लेने की कोशिश की। वहीं सूर्य कुमार यादव के आगे की बात करें तो सुपर 4 का मुकाबला है। कल हमारा पाकिस्तान के चिर प्रतिद्वंदी जो पाकिस्तान माना जाता है, उसके साथ हम भारत कल सुपर 4 में भिड़ेगा, तो बिल्कुल भी पाकिस्तान एक तरफ से भारत को हराकर अपने पुराने हार का बदला लेना चाहेगा, वहीं भारत पाकिस्तान को हरा के जो उनके मंसूबों पर दोबारा से पानी फेरना चाहेगा। और शायद हो सकता है फिर दोबारा से हैंडशेक कंट्रोवर्सी कल के बाद भी उभर के आए, क्योंकि पाकिस्तान की दाल तो कहीं गली नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टीम रही और यूएई के साथ रही, कल जरूर उन्होंने प्रयोग किया। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने आराम दिया कि उनको कल पाकिस्तान के लिए निकाल के लाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि टीम वही रहेगी। शायद अगर आमूल चूल परिवर्तन अगर करना चाहे, हो सकता है रिंकू सिंह को टीम में ले ले। अब
ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि पाकिस्तान की टीम अभी हमारे लास्ट के बल्लेबाजों को देख नहीं पाए, खेल नहीं पाए, तो उनको ज्यादा अंदाजा नहीं रहेगा। लेकिन अब जैसे कल के मैच में जिस तरह हल्के में ले लिया, अब मुझे लगता है कि एक तरह से कल के मैच ओमान ने एक तरह से चेतावनी भी दे दी है कि किसी भी टीम को अगर आपने हल्के में लिया, भारत ने हल्के में लिया, तो कहीं हाथ से मैच फिसल भी सकता है। जी अभिषेक जी। शेखर, जैसे आपने कहा कि ओमान ने जो इस तरीके से प्रदर्शन जो अपना दिखाया है, वो एक चुनौती भी रही है, और आगे के लिए एक मैसेज भी रहा है, न केवल भारत के लिए बल्कि इस सीरीज में खेल रही हर टीम के लिए, कि किसी भी नई टीम को ये ना सोचा जाए कि वो कमजोर हो सकती है या उन्हें खेलना नहीं आता है, क्योंकि कल का जो खेल रहा है ओमान का, वो वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। बॉलिंग के लिहाज से भी बेशक रन उनके ज्यादा गए हो, लेकिन उन्होंने विकेट भी लिए। आप देखिए कि इंडियन टीम जो है 20 ओवर में ओमान के सिर्फ 4 ही खिलाड़ी जो है उनको आउट कर पाई है। अब रही कल की बात, जैसे आपने बताया, कल पाकिस्तान के साथ मैच है। इंडिया यानी भारत जो है इस सीरीज में एक मैच पाकिस्तान से पहले ही जीता हुआ है। तो जो प्रेशर का लेवल है वो पाकिस्तानी टीम पर इस समय बहुत ज्यादा है, और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि पीछे जो एक ड्रामा सा करा था उनकी टीम के, या करवाया गया था उनकी टीम से, जब पीसीबी के तरफ से, कि उनको खेलने के लिए रोक दिया गया और फिर उनको कुछ देर बाद खेलने के लिए बोला गया। तो कल का जो मैच है मुझे लगता है वो और भी ज्यादा रोमांचक भी होने वाला है और गंभीर भी होने वाला है। हमने जब पहला मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो ये भी देखा था कि दुबई जैसे देश में क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है, जो दर्शक थे, उनको प्ले कार्ड्स आदि ले जाने के लिए भी रोक दिया गया था। वजह यही थी कि दोनों देशों के दर्शक हैं वो आपस में भिड़ ना जाए, या जो डंडे आदि होते हैं प्ले कार्ड्स में, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर लें। तो कल के लिए शेखर, दो सवाल हैं। सिक्योरिटी मुझे लगता है कि वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो हमारी टीम है, इंडियन टीम या पाकिस्तान की जो टीम है, उनमें क्या कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? और भारतीय टीम ने, जैसे आपने कहा कि कल ओमान को हल्के में लिया, शायद ये एक टेस्ट रहा है कि अगर हम नए खिलाड़ियों को मौका दें अपनी टीम में, या जो पुराने पेशेवर जो खिलाड़ी हैं उनकी जगह जो नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, तो वो किस तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे, और जो इंडियन टीम का मनोबल है वो कैसा रहेगा? तो ये जो मेरा सवाल है वो इससे ही जुड़ा हुआ है, कल पाकिस्तान के साथ जो मैच होने जा रहा है उसको लेकर इंडियन टीम मेंटली और फिजिकली किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, क्योंकि तनाव भारतीय टीम पर भी है। भारतीय टीम पर भी यही जो है दबाव है कि उसको जीत कर आना है, क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीत दर्ज, तो जो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही थी, कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिक्स है वो शांत हो गई, उनको जवाब देते नहीं बना। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन आप कह लीजिए अब भी वो जारी है, बेशक मौन उसको हम कह सकते हैं कि मौन वो विरोध प्रदर्शन रहेगा। लेकिन अगर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो वही लोग जो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे वो शायद और बढ़ चढ़कर इसको उछालेंगे, और सूर्य कुमार यादव को भी वो बीच में मुझे लगता है घसीटेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया। तो ये सारी पहलू हैं कल के मैच को देखते हुए, जो भारतीय टीम पर काफी प्रेशर जो है माउंट करते हैं। जी शेखर। हाँ, डेफिनेटली जिस तरह से बीच में कंट्रोवर्सी पाकिस्तान ने क्रिएट करने की कोशिश की कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने हमने मैच जीतने के बाद जो कर्टसी में हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, वो नहीं किया। और मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो आतंक प्रायोजित था, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो देश में रोष उत्पन्न हो रहा था, बाइकआउट की बात हो रही थी, उसके बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम ने आपके साथ खेला। यही आपके लिए एक सम्मान की बात होनी चाहिए थी। अब डेफिनेटली भारतीय जो क्रिकेट टीम के जो 11 खिलाड़ी मैदान पे खेलते हैं वो भी भारतीय हैं। गुस्सा उनके मन में भी था, क्रिकेट खेल लिया, लेकिन
ये तो जरूरी नहीं है कि हम क्रिकेट भी खेलें उसके बाद हाथ मिलाएं। आप ये इस तरह का हमसे कैसे कर सकते हो एक्सपेक्ट कि हम हैंडशेक भी करेंगे? अगर आपको सवाल ही उठाना था, कंट्रोवर्सी क्रिएट ही करना था, तो अपने जो सियासी हुक्मरान है, पाकिस्तानी आर्मी है, उनसे सवाल उठाते कि जी आप इस तरह से हरकतें करते क्यों हैं? हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, इंटरनेशनल क्रिकेट फैंस के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। सवाल वो उनको अपने देश के ऊपर, अपने सियासी हुक्मरानों, पाकिस्तानी आर्मी से के ऊपर उठाने चाहिए थे। भारत के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। भारत ने क्या इससे पहले क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान के साथ? खेला, और अच्छे से खेला, सौहार्द वातावरण में खेला। छोटी मोटी नोक झोंक तो हर टीम, दोनों टीमों के बीच में होती रहती है, लेकिन हम खेलते थे भी, हाथ भी मिलाते थे, बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध भी रहे हैं क्रिकेट, दोनों देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच आपस में। वहाँ के जो क्रिकेट खिलाड़ी हमारे देश में आके कमेंट्री करते हैं, साथ में उठना बैठना होता है। लेकिन इस तरह का जब रोषपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है, तो ऐसे माहौल में हम क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि मजबूरी है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, क्योंकि जो आईसीसी आयोजित करता है क्रिकेट टूर्नामेंट, या एसीसी आयोजित करता है क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें खेलना किसी भी देश की मजबूरी है। और हम आपको बिना खेले जाके सिर्फ 2 अंक तो ऐसे दे नहीं देते। हमने खेला आपके साथ। तो कल डेफिनेटली जो कल का मैच है, गहमा गहमी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर सवालिया निशान जो पाकिस्तानी टीम ने उठाए थे, वो भी भारत के तरफ में भी, के मन में भी गुस्सा होगा। पाकिस्तान वाले हाथ नहीं मिलाने, और जो पिछले हार है, जो जबरदस्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसका रोष होगा, उसका गुस्सा होगा, कल वो मैदान पे जरूर देखने को मिलेगा। तो हाँ, तनाव तो रहेगा। भारत क्योंकि मौजूदा T20 क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है, और वो अपना जो खिताब है उसको बरकरार रखना चाहेगा, और जो लगातार बैक टू बैक उन्होंने 3 हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की, उसको भी बरकरार रखना चाहेगी भारतीय क्रिकेट टीम। हारना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान और जब हिंदुस्तान के बीच में मैच होता है, तो डेफिनेटली वो किसी जंग से कम नहीं होता है। कोई हारना नहीं चाहता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और भारतीय क्रिकेट टीम की फॉर्म और उसके खिलाड़ी बिल्कुल अभी पीक पर है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो 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 गलती पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कर दी थी, हमने जो मुख्य बल्लेबाज थे उनको निकाल लिया था, लेकिन बल्लेबाजों को हल्के पे ले लिया था। उसी का नतीजा है कि शाहीन अफरीदी ने बाद में आके ताबड़तोड़ रन बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 140 के आसपास पहुंच पाया था। तो हमने ना उनके बल्लेबाजों को हल्के में लेना है, ना उनके बॉलर्स को हल्के में लेना है। तो डेफिनेटली भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो तनाव होगा, लेकिन अभी जो प्रेशर है ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया के ऊपर इतना नहीं है। जी शेखर, अब मेरा बस एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। वो सवाल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, दर्शकों के से जुड़ा हुआ है। जैसे जी जो पहला मैच हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच, अभी जो एशिया कप सीरीज में, क्योंकि उस समय दोनों ही देशों में माहौल काफी ज्यादा राजनीतिक बन चुका था, लोगों के सेंटिमेंट्स भी बहुत ज्यादा हाई थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में अगर हम बात करें, तो हर जगह इस बात का विरोध देखने को मिला था कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो नहीं होना चाहिए था। भारतीय टीम को इस मैच के लिए मना कर देना चाहिए था। हालांकि जब ये विषय चर्चा में आया और इस पर जब गहन चर्चा हुई, तो ये भी पता चला कि ये दोनों देशों का अपनी मर्जी का मैच नहीं है, क्योंकि ये एशिया कप सीरीज है और काफी सालों से इस सीरीज आयोजित होती आ रही है। और इसमें जो दोनों टीमें हैं वो उनका खेलना अनिवार्य है। जो भी टीम बैकफुट पर जाती है तो उसके अंक तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन उस पर एक फाइन भी लगता है। तो ये सारी बातें जब दर्शकों के बीच आई है, काफी चीजें अब क्लियर हो चुकी है। तो कल जो मैच है उसमें दर्शकों की भीड़ कैसी रहेगी, क्योंकि पहला जो मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें दर्शक उतने खास स्टेडियम के अंदर हमें नहीं मिले थे। या मैं अगर भारत की बात कहूं, आप जब भी देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और अगर इंडिया जीतती है, तो उस मैच के बाद जो जीत का जश्न है वो पटाखे फोड़कर मनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। लगभग मान लीजिए कि वो दिवाली जैसा माहौल बन जाता है। दिवाली जैसा माहौल होता है, बिल्कुल।
क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पहलगाम हमले के बाद जो मैच हुआ था, लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हाई थे। कल क्या कुछ आपको तस्वीर में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या दर्शक पहले मैच के मुकाबले कल वाले मैच में ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं? और क्या अगर भारत की जीत होती है तो आपको कुछ उत्साह सड़कों पर भी देखने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, जैसे कि जैसे पिछले जब फर्स्ट मैच होने वाला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो जो बॉयकॉट करा गया था, तो जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया था, अभिषेक जी आप भी थे और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं ललित जी भी थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको लेकर। लेकिन जिस तरह का बाइकआउट का माहौल था, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, लोग सवाल उठा रहे थे, जिनके परिवार में लोग शहीद हुए थे, उन्होंने वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसका असर उतना नहीं देखने को मिला जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। क्रिकेट स्टेडियम में अच्छे खासे खिलाड़ी थे, हालांकि कुछ जो सीट्स हैं हमें खाली दिखाई, स्टैंड खाली दिखाई दिए, लेकिन तब भी उतना ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जो लास्ट मैच में धूल चटाई है, और उसके बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमने आपके साथ क्रिकेट तो खेला, लेकिन दोस्ताना व्यवहार बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये संदेश कहीं ना कहीं भारतीय दर्शकों, भारतीय लोगों के मन में घर कर गई। तो आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल किसी भी तरह का बाइकआउट या बहिष्कार की खबरें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट ने में एक तो बेहतरीन क्रिकेट खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हाथ नहीं मिलाकर एक एक भारतीय होने का जो रिश्ता है वो भी दिखाने को मिला। तो मुझे लगता है कि कल जो पिछला मुकाबला हुआ था, वो उसके मुकाबले जो कल का मुकाबला संडे को कल को होने वाला है, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम भरे मिलेंगे और चकाचक मिलेंगे, ऐसी कोई खबरें अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है। और वहीं हो सकता है कि अगर पाकिस्तान को बुरी करारी शिकस्त इंडिया देती है तो बम पटाखे फोड़ने को या देखने को मिल भी सकते हैं। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अब सबको जो है इंतजार है रविवार का, जब एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, और वो भी सुपर 4 मैच में, यानी कि जो भी टीम जीतेगी वो आगे जाएगी और जो हारेगा वो अपने वतन वापस लौट जाएगा। अब देखना यह है कि कल का जो मैच होता है उसमें फिर से क्या जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर, वो वही हाई रहते हैं या फिर कुछ शांत होते हैं, और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो हमें देखने को मिलती है। और कल जो है दोनों टीमें किस तरीके से मैच खेलती है उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कल दोनों टीमों के बीच भी क्या कोई तनाव हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है या वही तनाव बरकरार रहेगा। ये सारी चीजों के लिए आज रात का हमें इंतजार करना होगा। और मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ये लाइव शो होता है उसके माध्यम से वो अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमें और किन किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।